Dear student, today we discuss corporate personality. What is the meaning of company? Why company was incorporated under Company Act 2013? So many issues today we discuss in this lecture. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी अधिनियम 2013 जो कि कंपनी अधिनियम 1956 का संशोधित स्वरूप है, इसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन किया गया है और एक नए संशोधन के साथ नया अधिनियम बनाकर व्यापारिक संस्थाओं को निगमित कंपनी के रूप में परिवर्तन करने की एक विशेष व्यवस्था की गई है। कंपनी से हमारा तात्पर्य विभिन्न प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं हैं जिनका निगमन, जिनका पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। वो व्यापारिक संस्था एक कंपनी का स्वरूप प्राप्त कर लेती है और जब उसका निगमन हो जाता है, उसका पंजीयन हो जाता है, तो डेफिनेटली इस प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करती है। कंपनी अधिनियम का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 उपधारा 20, यदि हम इस धारा का अवलोकन करें, कंपनी एक विधिक व्यक्ति से तात्पर्य एनी पर्सन हु हैज़ बीन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड लीगल पर्सन। तो कंपनी इज वेदर नॉट ए नेचुरल पर्सन बट इट इज़ ए लीगल पर्सन बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय कंपनी एक्ट 2013। तो विधिक व्यक्ति होने के कारण से जिस प्रकार से एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के लाभ भारतीय संविधान के में दिए गए हैं या विभिन्न कानूनों में विभिन्न प्रकार के लाभ एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, उसी प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी इस प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं या व्यापार जिनका निगमन, जिनका पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत हो चुका है, उनको भी एक विधिक व्यक्ति मानते हुए वो तमाम लाभ दिए जाते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस कारण से कंपनी को सामाजिक आर्थिक एक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित अधिनियम 2013 के अंतर्गत यदि हम कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो ये व्यापार सामान्यतः उन पार्टनरशिप एक्ट से बिल्कुल पृथक होते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के एडवांटेज एक लीगल कंपनी को प्रदान किए गए हैं। जैसे कि सालोमन बनाम सालोमन के वाद में भी ये पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि कंपनी उन व्यक्तियों से पृथक अस्तित्व रखती है जो कि कंपनी का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति जो कंपनी में पूंजी निवेश करते हैं या कंपनी के कारोबार को प्रारंभ करते हैं, उनका अस्तित्व तथा निगमन के पश्चात, पंजीकरण के पश्चात उस व्यापारिक संस्था का अस्तित्व अपने आप में पृथक हो जाता है। अर्थात दोनों का अस्तित्व अलग अलग होने के कारण से कंपनी को विधिक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। कंपनी, जैसे आपने अभी बताया कि अभी हमने इसमें वर्णित किया कि कोई भी व्यापार जब हम करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में भी व्यापार किया जा सकता है, इस अधिनियम के अंतर्गत भी व्यापार किया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के तहत यदि हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो संभवतः वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित किए गए हैं। नेचर ऑफ कंपनी एंड एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आई थिंक this topic is very interesting to discuss here. First of all, we have to see what are advantages of incorporation. सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंपनी के निगमन से क्या क्या लाभ सामान्यतः प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व में हम इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट इज टोटली डिफाइंड द कंपनी हैविंग सेपरेट एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट इट मीन्स इसका अस्तित्व एक स्वतंत्र अस्तित्व माना गया है, उन व्यक्तियों से पृथक अस्तित्व माना गया है उसका निर्माण करते हैं, जिसको अस्तित्व में लेके आते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड
इट हैज़ बिकम ए सेपरेट पर्सन्स एंड इज़ कॉल्ड लीगल पर्सन, और उसको हम एक विधिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। सोलोमन का केस अपने आप में एक लैंडमार्क केस है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि कंपनी का अस्तित्व उन व्यक्तियों से पृथक होगा, कंपनी का दायित्व उन व्यक्तियों से पृथक होगा जो इसको अस्तित्व में लेके आते हैं, इसमें व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं या कंपनी के माध्यम से व्यापार प्रारंभ करते हैं। सेकंड जो इसका करैक्टर्स है, इसका जो फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी, एक महत्वपूर्ण इसका गुण माना गया है। जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट में यदि हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वह व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं या पूंजी निवेश के माध्यम से व्यापार साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं, उनका दायित्व अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड दायित्व का तात्पर्य होगा कि उनका इंटरेस्ट, उनका हित कभी भी सिक्योर नहीं होता है, अर्थात व्यापार के अप एंड डाउन के आधार पर उनका दायित्व भी अप एंड डाउन होता रहता है। और यही कारण है कि कंपनी इस साझेदारी के माध्यम से जो व्यक्ति व्यापार करते हैं वो कभी कभी अज्ञानतावश या उस कार्य में निपुणता नहीं होने के कारण से एक बड़ा लॉस प्राप्त करते हैं, बड़ी हानि प्राप्त करते हैं, और उनका दायित्व सीमित होने के कारण से उनको एक असीमित हानि होती है और दिवालिया हो जाते हैं। इस प्रकार से इस अधिनियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति कंपनी कारोबार से जुड़ता है और कंपनी का निगमन इस अधिनियम के तहत किया गया है तो उनका दायित्व लिमिटेड होगा, अर्थात अनलिमिटेड दायित्व से उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। यही कारण है कि कंपनी को दायित्व के आधार पर सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी के रूप में डिफाइन किया गया है। लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय में भी गारंटी एंड लिमिटेड में भी शेयर एंड लायबिलिटी, अर्थात अंश के माध्यम से भी सीमित दायित्व हो सकता है, गारंटी के माध्यम से भी सीमित दायित्व वाली कंपनी हो सकती है, और पूंजी के आधार पर भी सीमित दायित्व वाली कंपनी हो सकती है। इस प्रकार से जो भी लोग कंपनी होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, और प्राइवेट कंपनी भी लिमिटेड हो सकती है, या यदि उसमें लिमिटेड शब्द यूज़ नहीं किया गया है तो उसको अनलिमिटेड प्राइवेट कंपनी ही समझा जाएगा। निगमित संगठनों के माध्यम से कारोबार करने का प्रमुख लाभ ये भी होता है कि इसमें कारोबार के लिए लिए गए ऋणों के लिए अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है। तो इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एक निश्चित सीमा तक ऋणों के भुगतान करने के लिए, या उनकी जो अपनी पर्सनल पूंजी होती है वो कंपनी के व्यापार के लिए एक निर्धारित सीमा तक ही लायबल होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ा लाभ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित व्यापारों का यही होता है कि व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति अनलिमिटेड लायबल न होकर एक लिमिटेड अंश तक, लिमिटेड पूंजी तक ही व्यापार, कंपनी के व्यापार के लिए दायित्वधीन होता है, और उसका शोषण या उसका दिवालियापन होने से इस अधिनियम के तहत बचाया जा सकता है। परंतु ये व्यवस्था साझेदारी व्यापार में या अन्य प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के तहत यदि हम कोई व्यापार करते हैं तो उन चीज़ों में प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है, लक्षण से इसका जो लाभ है, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशंस। परपेचुअल सक्सेशंस मीन्स एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा उत्तराधिकार जो हमेशा कंपनी के निगमन के पश्चात उसके विधिक समापन तक हमेशा बना रहेगा, अर्थात उसके सदस्य, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या अन्य प्रकार उसके शेयर होल्डर्स के आधार पर कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन कंपनी का अस्तित्व जिसका तस बना रहता है, और वह क्योंकि कंपनी एक स्वतंत्र विधिक व्यक्ति माना गया है, अतः व्यक्तियों के साथ उसका अस्तित्व समाप्त न होकर विधि के अनुरूप उसका अस्तित्व बना रहता है। इस कारण से कंपनी को एक शाश्वत उत्तराधिकार के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यही कारण है ये कहा गया है कि एटम बम भी कंपनी के अस्तित्व को, उसके विधिक अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता।